नमस्कार, सिटी न्यूज के खास सेगमेंट कैंपस टॉक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वकालत की दुनिया का बड़ा नाम और शिक्षा जगत में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कार्य परिषद सदस्य की भूमिका निभा रहे श्री चंद्रशेखर रायकवार जी मौजूद हैं। रायकवार साहब, बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज के खास प्रोग्राम में। नमस्कार। CS रायकवार, ये एक ऐसा नाम है जो न केवल फिल्मी दुनिया से अपना गहरा नाता रखता है, बल्कि शिक्षा जगत में भी अपने लगातार तार्किक कामों के जरिए एक नई पहचान खड़ी कर रहा है और साथ ही साथ लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में और वकालत की दुनिया में CS रायकवार साहब का नाम लगातार सुर्खियों में रहता है, चर्चाओं में रहता है। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर क्या उनकी पैनी नजर है और किस तरह से वो आने वाले दिनों में शिक्षा जगत में सुधार का एक सपना देखते हैं। रायकवार साहब, सबसे पहले आपके नाम को लेकर जितना कुछ कहा जाए शायद अल्फाज कम पड़ जाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे। शुरुआत करते हैं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद सदस्य की भूमिका से। आप कार्य परिषद के सदस्य हैं, लगातार देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के कई मामले चर्चाओं में रहते हैं। किस तरह से आप सपना संजोते हैं कि देवी अहिल्या की नगरी के नाम से जुड़ी इस यूनिवर्सिटी को A ग्रेड का दर्जा भी मिले और आने वाले दिनों में आपने जो सपने संजोए हैं वो भी साकार हों? जहाँ तक कार्य परिषद सदस्य होने के नाते मेरा एक नैतिक दायित्व बनता है और देवी अहिल्या की नगरी में एक दायित्व बनता है कि शिक्षा जगत में देश से जो पैमाने हैं शिक्षा के, उसकी तुलना में हम उसमें वर्क करें, साथ में शिक्षा में सुधार करें, क्योंकि आज कंपटीशन ग्लोबलाइज हो गया है, पूरे वर्ल्ड का कंपटीशन हो गया है, ना केवल अब सिर्फ स्टेट वाइज हो गया है या देश। आज हमारा जो कंपटीशन है वो बड़ी बड़ी कंट्रियों और एजुकेशन जगत से हो गया है। तो हमारा फ्यूचर में यही प्लानिंग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षा को एडवांस टेक्नोलॉजी की साइड ले जाएं और इस हेतु समय समय पर जो भी कार्य परिषद में विषय आते हैं मैं उनको उठाता हूं और साथ में शिक्षा के सुधार के लिए, इसकी गुणवत्ता के लिए हमेशा कार्य परिषद में आप भी देखते ही होंगे उसको कि समय समय पे मैं उसको उठाता हूं। और आगे अभी मेरा कार्यकाल काफ़ी समय का है, उस ड्यूरेशन में चाहूँगा कि शिक्षा जगत बहुत अच्छा है। आगामी वर्ष में जैसा कि आपको पता होगा कि नेक की भी टीम इंदौर आने वाली है, तो उसके लिए भी हमारा कार्य योजना चल रही है और हम चाहेंगे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को A ग्रेड यूनिवर्सिटी में करा जाए। ऐसे भी अभी मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को। बिल्कुल ठीक बात है। रायकवार साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है, कई सारी भूमिका में आप हैं, सेंसर बोर्ड के सदस्य भी हैं, कार्य परिषद की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, वकालत में कई बड़ी नामचीन हस्तियों के केस भी आप लड़ते हैं। ऐसे में कितना मुश्किल कितना आसान, जब शिक्षा जगत से भी आपका नाता हो, फिल्मी दुनिया से भी आपका नाता हो? देखो, ये सब चीज़ क्या है कि आपका कहना बिल्कुल सही है सिंह साहब के। एक्चुअली क्या मैं शिक्षा जगत से भी जुड़ा हूँ, साथ में फिल्म दुनिया से भी जुड़ा हूँ और वकालत क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा ये होता है कि सारे कार्यों को मैं अपने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार एडजस्ट करता हूँ। बहुत अच्छी बात कही। एक एग्जांपल बताऊंगा भाई, आज देश में अगर जैसा देखा जाए कि अंबानी है, अंबानी तो बैठ के पर पूरे देश में वो बिजनेस को संचालित करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो मैं संचालित कर रहा हूँ ये तो बहुत छोटा काम है, मैं सोचता हूँ इससे बड़ी और दायित्व मिले तो मैं उसको बहुत अच्छे से करूँगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ और टाइम मैनेजमेंट के कारण ही मैं सारे कार्य आसानी से कर पाता हूँ। सर, एक बार फिर शिक्षा जगत पर लौटते हैं। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में लगातार जो है कभी कुलपति के खिलाफ कार्य परिषद सदस्य की नाराजगी चर्चाओं में रहती है, तो कभी किसी योजना को लेकर कहीं ना कहीं कार्य परिषद जो है चर्चाओं में आती है। आपने अब तक के अपने सदस्य के कार्यकाल के तौर पर कौन कौन से मुद्दों पर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को अपने सुझाव दिए हैं? देखो, जहाँ तक विवाद और चर्चाओं का सवाल है तो विश्वविद्यालय और वाइस चांसलर साहब, हम एक परिवार हैं। परिवार में क्या होता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो छोटी मोटी बातों पे वाद विवाद और लाजमी है वो, और वो होना भी चाहिए। अगर जब तक विवाद नहीं होगा तो वास्तविकता कैसे सामने आएगी। तो इसलिए एक विश्वविद्यालय हमारा परिवार है, वाइस चांसलर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, हम सारे इसी मेंबर उनको कोऑपरेट करते हैं, वो हमें कोऑपरेट करते हैं। कभी कदार छोटे मोटे चीज़ें हो जाती हैं और वो होना स्वाभाविक है। जहाँ तक जैसा कि आप बोल रहे हैं कि शिक्षा में सुधार की बात, तो हम जो भी होते हैं शिक्षा में सुधार के समय समय पे मैं मुद्दे उठाता हूँ। जैसा आपने देखा होगा कि मैंने मेडिकल की ज़मीन जो है, जो कि जिला प्रशासन ने हमसे ले ली थी, इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई बाकायदा। यहाँ तक मैंने बोल दिया था कि ये ज़मीन अगर वापस नहीं होगी तो मैं रीगल चौराहे पे भूख हड़ताल में बैठूंगा।
पर चूंकि बाद में हमारे वाइस चांसलर साहब चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, सारी चर्चा हुई, इसके बाद उन्होंने अभी कुछ ज़मीन वापस करने का बोला है और साथ में ये है। तो इसी प्रकार के मैंने और भी मुद्दे उठाए हैं, शिक्षकों के वेतन के मुद्दे उठाए हैं, शिक्षकों की कॉपी समय पे जो चेक नहीं होती थी उसके मुद्दे उठाए हैं मैंने, उनको बाकायदा अच्छा पेमेंट मिले, इस प्रकार के मुद्दे उठाए हैं। छात्रों के स्टाइफंड के मुद्दे उठाए हैं। मैं हमेशा उन मुद्दों पे ज़्यादा विशेष ध्यान देता हूँ जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो। इन मुद्दों पे मेरा विशेष तौर से ध्यान होता है। कहीं ना कहीं आपकी जो हस्ती, आपकी जो व्यक्तित्व है, आपकी जो शख्सियत है, वो अपने आप में कई परिभाषाएं करती हैं। कुछ सवाल मेरे जहन में आते हैं, सेंसर बोर्ड के चूँकि आप सदस्य हैं इसलिए वो पूछना भी मुझे कहीं ना कहीं लाजमी लगता है। फिल्मी जगत के कहीं ना कहीं धर्मेंद्र एक ऐसा नाम जो फिल्मी जगत में जय वीरू की जोड़ी के साथ, यानी कि बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन के साथ जोड़कर देखा जाता है। धर्मेंद्र जी के बेहद आप करीबी माने जाते हैं, देओल परिवार से आपका गहरा नाता है। इसके अलावा और भी कई फिल्मी हस्तियां हैं। कानून की जगत की अगर हम बात करें, वकालत की दुनिया में कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जिनके लिए आप लीगल एडवाइजर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? देखो, जहाँ तक धर्म जी हेमा जी का सवाल है तो इसमें तो नो डाउट कि वो मेरे मतलब वो मुझे फैमिली मेंबर मानते हैं और मेरा बहुत ही ज़्यादा उनसे पारिवारिक घनिष्ठ है। और उनके सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जो भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो लीगल हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो, और अब तो कहीं कहीं मेरे को फिल्मों में भी वो लेने लगे हैं, तो फिल्मी मैटर में हो या एक्टिंग करने संबंधी, उन्हीं सब में मैं उनके साथ होता हूँ। और फिल्म हस्तियों में कई लोगों के मैंने मैटर लड़े और आज भी उनके कार्य कर रहा हूँ। जैसे विगत समय में प्रियंका चोपड़ा और उनके सेक्रेटरी का जो विवाद हुआ था, वो विवाद ना केवल मैंने सेशन कोर्ट से बल्कि हाई कोर्ट तक हैंडल किया। इसी प्रकार धर्मेंद्र हेमा जी का भी एक विवाद हुआ तो उन केसों को भी मैंने लड़ा। एक गुड्डू धनवा जी का भी मैटर था, फिल्म डायरेक्टर। और इसी प्रकार बहुत सारे मैटर मैं समय समय पे करता रहा हूँ। एक M.F. हुसैन साहब के अगेंस्ट में मैंने एक पिटीशन भी लगाई थी जो कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय रही थी। हमारे एक याद आ रहा है कि एक बाबा राम रहीम सिंह है, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, उनका भी मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। और उनके ऑल इंडिया में जितने भी मैटर होते हैं वो भी मुझे करने का मौका मिलता है। तो लीगल फील्ड में ना केवल मैं इंदौर में बल्कि मेरा दिल्ली, बॉम्बे और सभी दूर मेरा काम है। और मेरा जो लीगल वर्क है वो मैं एक एसोसिएट के रूप में वर्क करता हूँ। मैं जो लीगल वर्क है, जैसा आप अभी पहले पूछ रहे थे कि रायकोर जी टाइम का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो मेरे साथ आज कम से कम 20 से 22 अधिवक्ता लोग हैं जो पूरे ऑल इंडिया में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरा आपने एक टीम वर्क आपने तैयार जी। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मेरा चंद्रशेखर एंड एसोसिएट है जिसको कॉर्पोरेट स्टाइल में हम वर्क करते हैं। चाहे मैटर 500 रुपये का हो और चाहे मैटर 5 करोड़ रुपए का, हम उस काम को लेते हैं। और कहीं ना कहीं आप कर्तव्य निष्ठा पर पूरा भरोसा रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लेसन है उन तमाम वकालत की दुनिया के नए नामों के लिए जो आने वाले दिनों में अभिभाषक के तौर पर अपनी एक अलग पहचान कायम करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर दर्शकों को एक चीज़ और बता दें कि अभिनय के क्षेत्र से भी रायकवार साहब का नाम जुड़ा हुआ है। और पिछले दिनों पहले पर्दे की एक सुपर डुपर हिट फिल्म यमला पगला दीवाना में भी वो अपने अभिनय का कमाल दिखा चुके हैं। और आने वाली फिल्म सिंह साहब द ग्रेट में भी चंद्रशेखर रायकवार इंदौर यानी कि देवी अहिल्या की नगरी का नाम कहीं ना कहीं रोशन करने जा रहे हैं। अभिनय ये कैसे सीखा आपने? कैसे जब आप वकालत करते हैं, शिक्षा जगत में अपने सुझाव रखते हैं, सेंसर बोर्ड में जब फिल्मों की कटनी छटनी के दौरान निर्णय लेने की बात आती है वो करते हैं, और अभिनय ये कैसे कर पाते हैं? अभिनय का तो जहाँ तक प्रश्न है कि मेरा ये कभी बचपन से कभी ऐसा शौक भी नहीं रहा। ये सब ऊपर गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की कृपा है। और नीचे धर्म जी की कृपा रही कि धर्म शूटिंग यमला पगला 2 की चल रही, यमला पगला 1 की शूटिंग चल रही थी। उस दूरदर्शन में धर्म जी ने मुझसे कहा कि बच्चे मैं तेरे को एक रोल कराना चाहता हूँ। और मैंने साहब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किया नहीं है। आप अरे कहते तू कर लेगा, तो आप मानेंगे नहीं, उन्होंने खुद ने माइक लेके बैठे कैमरे के सामने के तो तू सीन कर, और फिर मेरे से सीन कराया। तो मेरा उसमें एक बिजनेसमैन का सीन था और करीब 10 से 12 मिनट का मेरा एक अच्छा सीन था। हाँ, सिक्वल बढ़िया सीन था और वो मैंने करा और वो पूरा बहुत अच्छा रहा। और इसके बाद ये हुआ कि कई जो मेरे मित्र डायरेक्टर हैं, जैसे अनिल शर्मा है फिल्म डायरेक्टर, राजकुमार संतोषी जी हैं,
विजेता फिल्म से, उन्होंने मेरे को बोला कि आप तो बहुत अच्छे एक्टिंग कर लेते हो, आपको आगे भी शूटिंग कराएंगे। बहुत अच्छी बात है। उसी मतलब एक मौका कहीं ना कहीं आपके लिए कारवां खड़ा कर गया, आगे आने वाली कहीं। तो उसमें मैंने बहुत अच्छा, मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत अच्छा। आने वाली फिल्म में क्या रोल रहेगा आपका? आने वाली फिल्म जो हमारी आ रही है सिंह साब दी ग्रेट, उस फिल्म में मैं एक सनी देओल जी एक कलेक्टर की भूमिका में, यूपी में एक कलेक्टर हैं और कलेक्टर के वकील की भूमिका में मैं उसमें हूँ। मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में मैं वकील की भूमिका निभा रहा हूँ और काफ़ी उसमें मेरा अच्छा रोल है। और वो फिल्म हमारी अक्टूबर में रिलीज हो रही है, तो मैंने उसमें एक काम किया है। एक मेरे मित्र हैं, पारिवारिक मित्र है राजपाल यादव जी, उनकी एक मूवी थी अता पता लापता, उसमें छोटा सा एक सीन उसमें भी किया है। तो कुल मिला के इनके लीगल वर्क देखते देखते, कुछ फाइनेंस मैटर देखते देखते ऑटोमेटिकली ऐसा योग बनते जाता है कि उसमें मैं कर लेता हूँ। मैं तो जहाँ जैसा टाइम मिलता है वैसा काम वो भी कर लेता हूँ। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं एक हरफन मौला व्यक्तित्व है और रायकोर साहब जिस तरह से लगातार अपनी जिम्मेदारियां का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं और साथ ही साथ अभिनय के क्षेत्र में भी अब वो अपने कहीं ना कहीं कदम रख रहे हैं और लगातार फिल्मी जगत की हस्तियों से जो उनका सीधा और गहरा नाता है वो कहीं ना कहीं इसके लिए लाभदायक और कहीं ना कहीं एक बेहतर उपाय नजर आता है। आगे बढ़ते हैं रायकोर साहब, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से जुड़े और मुद्दों पर बात करते हैं। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले दिनों ऐसी धारणाएं थी कि रिजल्ट समय पर नहीं आता, रिजल्ट आता है तो खराब आता है, ज्यादातर छात्र फेल हो जाते हैं, परीक्षाएं समय पर नहीं होती। सेमेस्टर सिस्टम जब से लागू हुआ है तो शिक्षा जगत में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी सबसे पिछड़ी यूनिवर्सिटियों की श्रेणी में आ गई। इसको लेकर कितनी चिंता है आप में और लगता है आने वाले दिनों में कोई एक्शन प्लान इसके लिए बनाने की जरूरत है? एक्शन प्लान हमारा बन चुका है और आपने इस चीज़ को देखा होगा कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में काफ़ी अंतर आया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में काफ़ी आया। इस बार जो एक समय ऐसा था कि जब भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आता था तो बहुत आरोप लगते थे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ऐसा हो गया तो पैसा ले लिया तो ये कर दिया, पर इस बार आपको सुनने को भी नहीं मिला होगा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा हुआ है। इसी प्रकार धांधलियों को कम किया, भ्रष्टाचार को कम और भ्रष्टाचारों को हमने बिल्कुल कम किया है। हमारे इसमें वीसी साहब और कार्य परिषद के समस्त सदस्य का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हमने पारदर्शिता बहुत ज़्यादा रखी इस बार, हर चीज़ की पारदर्शिता। आपको जो भी जानकारी चाहिए सारी चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ पूछ सकते हैं, सारी कुछ चीज़ें ऑनलाइन है। इसी प्रकार हमने परीक्षा संबंधी जो रिजल्ट है, हमारी कोशिश होती है परीक्षा के संबंध में जो रिजल्ट है वो हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित किए जाए। तो रिजल्ट के लिए हमारी, और मैं सोचता हूँ कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का रिजल्ट घोषणा में, ईमानदारी में और स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन में, तीनों में सहयोगात्मक रहा। और मीडिया भी इस बात को मानती है, आम लोग भी मानते हैं कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विगत वर्षों की तुलना में इन वर्षों में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। मैं यूँ तो नहीं बोल सकता हूँ कि 100% हो गया है, पर हाँ, जो गाड़ी 50% पे अटकी हुई थी अब वो 90 और 95 पे आ गई और आने वाले समय में आपको 100 पे दिखेगी वो। चलिए बातों का कारवां आगे बढ़ाते हैं और कुछ और सवालात यहाँ पर मेरे पास हैं। वो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं एक आप जैसा अच्छा और सम्मानजनक वकील बनना चाहते हैं, अभिभाषक बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए क्या आपके टिप्स होंगे, उनके लिए क्या आपकी तरफ से ऐसा संदेश होगा कि वो भी आपकी तरह ऐसा मुकाम, ऐसी मंजिल पा सकें? CS रायकोर साहब की राय में क्या है आज के नए कानून के जानकारों के लिए संदेश? देखो, जहाँ तक डिपेंड करता है, ये सब कुछ होता है कि हर चीज़ व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करती है। पर जनरल जो मेरा एक संदेश है, मेरा संदेश जो नए कानून में आ रहे हैं, युवा लोग आ रहे हैं, उनके लिए है कि आजकल हमको पूरे दुनिया को देख के आगे बढ़ना है। हम सिर्फ अगर इंदौर लेवल पे सोचेंगे कि हमने सुबह से शाम चले गए, 2-4 अपने केस कर लिए और आगे बढ़ गए, ये नहीं। हमको अपने आप को विस्तार करना पड़ेगा, हमको अपने आप का, हमको लोगों के सामने जाना पड़ेगा, हमको अपनी योग्यता लोगों के सामने दिखाना पड़ेगी। और हमें अपने रिलेशन ना केवल इंदौर मध्य प्रदेश बल्कि इंडिया लेवल पे हमको रिलेशन माना, क्योंकि वकालत प्रोफेशन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्लाइंट ही नहीं आएगा तो आपके पास कितनी भी योग्यता है उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आए, जब आप उसका केस लड़ेंगे तो आपकी योग्यता ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाएगी, और जब योग्यता समझ में आ जाएगी तो वो जो एक क्लाइंट आया वो आपके पास मौका देगा, वो 4 क्लाइंट और लेकर आएगा। तो सबसे पहले हमारा नेटवर्क
जो रिलेशन है, हमारी ऑथेंटिसिटी है, वो होना ज़रूरी है। और इसके लिए हमको सोशल होना पड़ता है। ऐसे भी आप देखें कि ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरी इंडिया में, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अधिकांश लोग जो बड़े पदों पे हैं वो वकील, कानून के जानकार हैं या वकालत से निकले हुए हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जो वकालत से लोग जुड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। बिल्कुल। और सोशल होते तो लोग आपको जानेंगे। अगर मैं अपने घर में बैठे रहूं और आपसे ना मिलूं तो वो पॉसिबल नहीं है। हम ठीक है, हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, पर हम अपना सोशल तो हो सकते हैं, और सोशल होके ही हम अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आजकल ज़माना एडवर्टाइजमेंट का है। एडवर्टाइजमेंट तो हम नहीं कर सकते हैं, पर हम सोशल होके अपने प्रोफेशन को तो बढ़ा सकते हैं। ये मेरा बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा संदेश है, और रायकवार साहब ने यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के साथ साथ संबंधों पर भी ध्यान देना होगा, और जो नए युवा अभिभाषक हैं उन्हें इस कुंजी को अपनाना होगा, और इस राह पर चलकर वो कहीं ना कहीं मुकाम पा सकते हैं जो आज रायकवार साहब ने पाया। रायकवार साहब, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा जगत से आपसे सवालात हुए, आपके वकालत की दुनिया से सवालात हुए, फिल्मी जगत से सवालात हुए। इंदौर एक ऐसा शहर जिसे मिनी मुंबई की संज्ञा भी दी जाती है, एक ऐसा शहर जिसे एजुकेशन हब भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार आईटी हब बनाने के लिए भी कोशिशें कर रही हैं। आपको लगता है कितना फ़ायदा होगा अगर टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां इंदौर शहर में आती हैं, इंदौर के बढ़ते दायरे यानी कि सुपर कॉरिडोर पर अपना प्लांट शुरू करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुरू करती हैं, तो क्या वाकई में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उससे कहीं ना कहीं शिक्षा का जो एक स्तर है वो भी ऊंचा होगा, और साथ ही साथ युवाओं में भी एक सकारात्मक रवैया आएगा? आपका क्या नजरिया बनता है इसको लेकर, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां? जहाँ तक टीसीएस और इन्फोसिस का मैटर है, विशेषकर जहाँ तक एजुकेशन हब की जो आपने बात कही है, नो डाउट अभी आज की तारीख में इंदौर ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का एजुकेशन के मामले में केंद्र बिंदु बना हुआ है। आज मध्य प्रदेश की बड़ी सिटी के साथ साथ देश की बड़ी सिटी के भी स्टूडेंट यहाँ के आज पढ़ाई कर रहे हैं। तो नो डाउट इंदौर एक एजुकेशन का अच्छा हब बनते जा रहा है। यहाँ सुविधाएं बहुत हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, यहाँ के शिक्षा जगत का पॉजिटिव माहौल है। ये सब चीज़ों के कारण जो शिक्षा हब कहलाने लगा इंदौर, वो नो डाउट बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में सोचता हूँ कि जिस प्रकार लोग पहले सीधे बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात वहाँ शिक्षा के लिए दौड़ते थे, अब ये हो गया है कि भाई इंदौर में एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन चलता है। और जहाँ तक बड़े बड़े एजुकेशन वो सेंटर यहाँ आने का आपका क्वेश्चन है, तो नो डाउट चूँकि ये जो प्रयास है ये विगत कई समय से किया जा रहा है, और इंदौर में भी इसके बढ़ावों के लिए डे बाय डे गवर्नमेंट की, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आ रही है, और भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम लॉन्च किए गए शिक्षा के संबंध में। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है इंदौर के लिए, वो शिक्षा में तो ये होगा कि मतलब कंपटीशन पूरे देश में हो जाएगा कि इंदौर से पास आउट व्यक्ति को किसी भी मल्टीनेशनल में सबसे पहले काम दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। चलिए, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है, और जिस तरह से रायकवार साहब अपना एक नजरिया रखते हैं इन तमाम पहलुओं को लेकर, वो भी अपने आप में एक सकारात्मक संदेश देता है। रायकवार साहब, एक आखिर में मेरे सवाल जहन में आता है कि जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, निजीकरण हुआ है शिक्षा जगत का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में आई हैं, इसका कितना फायदा आपको लगता है शिक्षा जगत को मिलेगा? क्या लगता है कि विदेशों की तर्ज पर जो प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशन इंडस्ट्री का, वो लाभदायक होगा हमारे जैसे सेंट्रल इंडिया रीजन के लिए, मध्य भारत क्षेत्र के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंह साहब आपका। जहाँ तक प्राइवेटेशन का सवाल है, तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है और अनुभव के आधार पर, वो होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम सिर्फ ये सोचे कि शासकीय संस्थान के माध्यम से वो कर ले, तो हमारे पास इतने संसाधन शासन के पास नहीं है, इतने अच्छे वेल एजुकेटेड प्रोफेसर वगैरह नहीं है। तो इसलिए प्राइवेटेशन में जो यूनिवर्सिटी आ रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इवन हम तो इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को जोड़ें, और इंटरनेशनल लेवल से जो शिक्षा जगत के लोग यहाँ आए, और वो पूरा, क्योंकि अब क्या पूरा वर्ल्ड एक हो गया है। आज ऑनलाइन आप करो, हर चीज़ जुड़ गई है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम मध्य प्रदेश के, तो हम मध्य प्रदेश तक ही सीमित है। अब ये खत्म हो गया, हम इंडिया तक सीमित, क्योंकि हमको अब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में चलना है।
आज डॉलर की कीमत कम होती है तो हमारे भी पैसे में होता चढ़ा होता है, कहीं पेट्रोल के भाव घटते हैं या बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसका मतलब है हम जब तक, क्यों ऐसा होता है कि हमारे यहाँ के बड़े घरानों के, बड़े परिवारों के बच्चे को विदेश भेजा जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो अगर वो चीज़ें हमारे यहाँ आती है और प्राइवेटाइजेशन होता है और उससे शिक्षा बढ़ती है, तो हमारे जो हम सरीके जो आम लोग हैं या आम भाई लोग हैं, उनके बच्चों को जो शिक्षा मिलेगी तो नेचुरली उनका मेंटल लेवल, शिक्षा का लेवल सारा कुछ सुधरेगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल इस प्राइवेटाइजेशन का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, होना चाहिए, पर उस पर एक लगाम भी होना चाहिए, साथ में निगरानी भी निगरानी भी पुख्ता होना चाहिए, ताकि वो अपने अधिकारों का मिसयूज न कर सकें, फीस मनमाफिक नहीं करें, हमारे नियमों कानूनों का इम्पोर्टेंस पहले हो। हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जब हम प्राइवेट कॉलेजों को परमिशन देते हैं यूनिवर्सिटी, तो हम बाकायदा उनके जितने नॉर्म्स हैं उन पे हमारी कार्य परिषद में बारीकी से चर्चा होती है कि उनके यहाँ प्रोफेसर हैं कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, उनके वहाँ प्रोफेसर कितने समय से पढ़ा रहे हैं, कितनी सीट्स हैं, इन सारी चीज़ों का हम बारीकी से ध्यान देते हैं, इसी के बाद हम परमिशन देते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए और मैं सोचता हूँ ये जो व्यवस्था है नो डाउट बहुत अच्छी है और आने वाले समय में इससे भविष्य के स्टूडेंटों को काफ़ी फायदा मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर एक कहीं ना कहीं सकारात्मक नज़रिया है और ज़रूरत है उन पर पुख्ता निगरानी की भी, ऐसा कहना है रायकवार साहब का, जो कि वरिष्ठ अभिभाषक भी हैं, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कार्य परिषद के सदस्य भी हैं और सेंसर बोर्ड के हाल ही में सदस्य बनाए गए हैं। सर, जाते जाते एक सवाल उन तमाम स्टूडेंट्स की ओर से जो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, क्या देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, जो कि प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है, उसे ए ग्रेड का दर्जा मिल पाएगा? 100% ए ग्रेड का दर्जा मिलने के 3 रीजन में गिनाता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले हमने ए ग्रेड पाने के लिए जो अव्यवस्थाएं थी उसको व्यवस्थित करना चालू कर दिया है। अव्यवस्थाएं बोले तो जैसे विगत वर्षों में आपने देखा कि रिजल्ट देरी से आना, किसी क्लास में स्टूडेंट नहीं होना, पारदर्शिता की कमी, ये हमारी कार्य परिषद ने इन दिनों सारी चीज़ों को लगाम लगा दिया है। हर डिपार्टमेंट में आपको प्रोफेसर्स में मिलेंगे, बाहर के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमें ए ग्रेड की ओर ले जाने की इंगित करती हैगी। तो इन सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए हम अपना सुधार कर रहे हैं, जो कमियां थी उनमें सुधार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यूजीसी से हमें ए ग्रेड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा और ए ग्रेड दर्जा मिलने के लिए माँ देवी अहिल्या इंदौर के लोगों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, छात्रों के लिए, सभी के लिए अगर ये विश्वविद्यालय को ए ग्रेड मिलता है तो एक गौरव की बात होगी और हम सभी के लिए अच्छी बात होगी। इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय होगा, क्योंकि इसी जनता और हमारे ही बच्चे इसमें अध्ययन रहते हैं। अगर ये ऊंचाई पे शहर की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक बात है, कहने की बहुत अच्छी बात है और एक सकारात्मक नजरिया भी है रायकवार साहब का। जाते जाते उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या संदेश होगा और वो तमाम वकालत की दुनिया में नए नामों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और जो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करते हैं ऐसे तमाम युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि अपने जीवन में वो किस फॉर्मूले को अपनाएं कि वो सफलता के लगातार सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएं? क्या होगा सीएस रायकवार साहब का संदेश सीधे स्टूडेंट्स के लिए, तमाम दर्शक? सभी स्टूडेंट के लिए मेरा एकमात्र संदेश है कि सबसे पहले स्टूडेंट प्रैक्टिकल बने। आज किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे राजनीति में चले जाओ, चाहे शिक्षा जगत में चले जाओ, चाहे फिल्म दुनिया में चले जाओ और चाहे वकालत में चले जाओ, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं हो, व्यवहारिक जब तक नहीं हो, जब तक आप किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते होगे। आपके पास बहुत योग्यता है पर उस योग्यता को आप प्रैक्टिकल तरीके से लोगों के सामने ला सकते हो। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल का समावेश होना चाहिए और व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए, रफ एंड टफ बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। इसके बाद ही व्यक्ति आगे आता है। सिर्फ हम मैं यूँ कहूँ कि एसी में बैठ के ही काम होते हैं, एसी कमरों में बैठ के ही काम होते हैं, तो नॉट पॉसिबल। मेहनत करना होगी, उसके लिए मेहनत करना होगी, प्रैक्टिकल बनना होगा, अपने आप को लोगों के बीच में लाके अपनी योग्यता को दिखाना होगा। और यही मेरा आज के सारे स्टूडेंटों को संदेश है कि वो प्रैक्टिकल बने,
मेहनती बने और अपनी योग्यता लोगों को दिखाएं। योग्यता खुद आपको इनाम देती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सिटी न्यूज़ के साथ ये अपने गहरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और वो गहरा संदेश यहाँ पर छात्रों को देने के लिए जिसकी ज़रूरत आज के हर युवा के कहीं ना कहीं जीवन में पड़ती है। CS रायकुमार एक ऐसा नाम जो कि सीधे अभिभाषक के तौर पर भी जाना जाता है और कार्य परिषद सदस्य के तौर पर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में भी लगातार सुर्खियों में रहता है। आज उन्होंने बताया कि किस तरह से विश्वसनीयता और संबंध ये दो ऐसे राह हैं जिस पर चलकर हर युवा अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी को पा सकता है और व्यवहारिक होने के साथ साथ परिश्रमी होना भी एक युवा के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मानना है CS रायकुमार साहब का। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रायकुमार साहब। उम्मीद करते हैं जो सपना आपने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को लेकर संजोया है उसे यूनिवर्सिटी का पूरा महकमा और कुलपति डॉक्टर DP सिंह साहब पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे और लगातार सदस्य के तौर पर आपकी भूमिका आगे भी बढ़ती रहेगी। सिटी न्यूज़ के खास सेगमेंट कैंपस टॉक में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और शिक्षा जगत की जानी मानी हस्ती के साथ। तब तक सिटी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ धन्यवाद, नमस्कार।